बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो डिराइव किया था फॉर कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स दिए हुए थे एक विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, और हमने एक transformation law derive किया था। with the help of that transformation law we can write components of that vector with respect to basis ei dash if we are provided the matrix q, orthogonal matrix q, तो हम जो है वो लिख सकते थे। इसी तरह हमने अब डिराइव करना है कि टेंसर के कंपोनेंट्स कैसे लिख सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, क्योंकि टेंसर के कंपोनेंट्स हमने डिराइव किए हुए हैं ना, कार्टेशियन कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई। अगर आप लोगों को याद है तो एक लेक्चर में जो आते थे 9 कंपोनेंट्स थे, T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33, 9 कंपोनेंट्स थे ई आई बेसिस में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर जैसे कि हम निकाल सकते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स एक बेसिस से दूसरी बेसिस में, तो हम ये अब देखना चाह रहे हैं कि किस किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो होगा जो का टेंसर के कंपोनेंट्स हमें देगा एक बेसिस से दूसरी बेसिस में। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ टेंसर के कंपोनेंट्स के लिए निकालना चाहते हैं। पहले किसके कंपोनेंट्स के लिए निकाला? वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए 3 कंपोनेंट्स थे। अब किसके लिए जो है वो हम इसको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर टी विच हैज़ 9 कंपोनेंट्स। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई है, वहाँ पे ए आई इज इक्वल टू ए डॉट ई आई लिखा हुआ था कि एनी ith कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए आई इज इक्वल टू ए डॉट ई आई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखी हुई है ये बता रही है कि एनी ijth कंपोनेंट ऑफ टेंसर टी कैन बी रिटन बाय क्वेश्चन नंबर 1 ई आई डॉट टी ई जे। तो ये बता रही है कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई डैश नहीं है, इट मीन्स दैट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, जैसे कि ये लिखा हुआ है ई आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, नथिंग न्यू हियर, बिकॉज ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम ऑलरेडी जो है वो डिराइव कर चुके हैं, कोई ऐसी में बात नहीं है इसमें। तो सेम टेंसर टी हो उसके कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस डैश जो है वो इस तरह लिखे जाएंगे। टेंसर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, सिंपली जो है वो हम कह रहे हैं कि बेसिस ई आई डैश हैं तो कंपोनेंट्स डैश हो जाएंगे। उसको 1 को हम 2 में ऐसे लिख सकते हैं, 1 से हम 2 जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा, डॉट इसी तरह। इस टी पे डैश नहीं आना, इस ई आई पे जे पे डैश आ जाएगा, ई जे डैश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिस डैश हो गई हैं, कंपोनेंट्स डैश हो गए हैं, टेंसर वही है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि किसी तरह इस टी आई जे और टी डैश में जो है आपस में रिलेशन निकल आए, जो हमें बता रहा हो कि हम इसी तरह डैश से जो है वो यानी प्राइम से अनप्राइम और अनप्राइम से वापस प्राइम में जा सकते हैं। तो इस किस्म का रिलेशन हमने जो है वो डिराइव करना है। तो किससे डिराइव करना है? विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए हमारे, क्या होगी और क्या होनी चाहिए? सिंपली ये होनी चाहिए कि सिंपली हमें वो क्यू पता हो, मैट्रिक्स क्यू, जो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर जा रहा है, जो बेसिस के दरमियान जो है वो एक किस्म का ब्रिज है कि एक सिस्टम की बेसिस से दूसरी सिस्टम की बेसिस, यानी कि वो पूरे का पूरा फिर वो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में लेकर जाएगा। जो चीज़ हमें एक सिस्टम में दी होगी, विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वी कैन राइट दोज थिंग्स इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो एज अ ब्रिज जो है वो वर्क करेगा बिटवीन 2 सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह आप क्या करेंगे, ई आई डैश सिंपली इधर पुट करेंगे, इधर आ जाएगा, डॉट इसी तरह, टी इसी तरह,
और ई जे है ना, तो यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे जे आएगा, तो दोबारा एन एम एम नहीं लिख सकते हम, कोई चेंज कर देंगे, इंडेक्स एन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 4 आ जाते हैं तो फिर वो डमी नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि हमें डमी चाहिए, तो डमी को फिर हमें कोई वो चेंज करना पड़ेगा, एन एन कर दिया। अब सिंपली ये चीज़ क्या है, ये समझे वही है कि टी क्यू जो है, क्योंकि स्केलर्स है, तो यहाँ पे अगर टेंसर्स को यूज़ करेंगे तो क्यू को हम आउटसाइड पे ले, आउटसाइड कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा, तो ई एम डॉट टी इज़ एक्टिंग ऑन ई एन, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें तो ये टी एम एन होता है। तो ये वो रिलेशन आ गया आपका वापस से मुराद उसी तरह का जिससे जो है वो वेक्टर का था, कंपेयर करेंगे। ये ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, जो उधर मैंने शुरू में बात बताई थी कि जो ए आई डैश है वो इक्वल टू होता है क्यू एम आई ए एम, यानी लेफ़्ट साइड पे डैश है, तो आई जो है वो उसका जो इंडेक्स है फ्री, वो क्यू की सेकंड पोजीशन पे है सबस्क्रिप्ट्स में। यहाँ पे आई ये है ना, तो ये दोनों ये भी सेकंड पोजीशन पे हैं, इस क्यू की ये सेकंड पोजीशन पे है और इस क्यू की ये सेकंड पोजीशन पे है, और एम इधर ये आई के साथ है ना एम, तो एम इधर फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि एम आई इधर फर्स्ट है, ये इसको उधर नहीं उठा के लिखते ना, ये एन एम लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, एम नहीं लिखना है, आई के साथ जो है वो पहले आएगा और जे के साथ जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि आई यहाँ पे पहला है और जे बाद में है। और सिर्फ फ़र्क देखिए वेक्टर और टेंसर में, ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे जो मैं टेंसर कह रहा हूँ, इट मीन्स कि आई एम सेइंग सेकंड ऑर्डर टेंसर, ये फिर टेंसर सेकंड ये ऑर्डर है, ये डिफ़ाइन करेंगे आगे जाके, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता था, मुझसे मेरे निकल गया है, तो ऑर्डर का फिर आगे डिफ़ाइन करेंगे जब ये हायर ऑर्डर टेंसर्स जो है वो डिफ़ाइन करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉज। तो इन अब फ़र्क क्या है ट्रांसफॉर्मेशन लॉज में वेक्टर और टेंसर के, अगर आप देखें तो वहाँ पे एक फ्री इंडेक्स है, एक डमी है, यहाँ पे 2 फ्री इंडिसेस हैं, 2 ही डमी इंडिसेस हैं, और वहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली जो क्यू है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, दैट इज़ बेसिकली जो ब्रिज है आपका ई आई और ई आई डैश में, वो आपको उसके सिंगल कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसके सिंगल कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसका प्रोडक्ट आ रहा है और उस प्रोडक्ट में 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं क्यू के। यही चीज़ बढ़ाएगी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को, तो इससे सेंस बनती जाएगी कि वेक्टर है तो क्यू के कंपोनेंट सिंगल यूज़ हो रहे हैं हर टर्म के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में दो उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कोई भी 2 आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह जो है वो अगर आप देखेंगे तो फिर 3-4 इस तरह के बढ़ता जाएगा काम, फिर देखेंगे कैसे जो है वो मल्टीप्लाई आपस में होते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं, ये फिर जो है वो एज़ वी मूव ऑन तो इसको जो है वो हम स्टडी करते जाएंगे ये कैसे होना है। अच्छा, अब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो ये किसका, बेसिकली दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर टी। ये विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो है वो ई आई और ई आई डैश का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, यानी ये जो टी हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, और दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश। तो सिंपली अगर क्यू पता हो तो हम जो है वो मूव कर सकते हैं। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म सिंपल है, ये है सिंपली उसी तरह की है, टी ये ट्रांसपोज पहले है, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाता है खुद ही, अगर आप देखें ना तो खुद ही आ जाएगा ये। तो अब ये तो हमें बता रहा है ना कि प्राइम से अनप्राइम से प्राइम में कैसे जा सकते हैं, अब वापस भी आना है हमें, तो वापस के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगेगा, प्राइम से अनप्राइम, प्राइम से अनप्राइम। तो सिंपली क्या किया, क्यू सीधे से ऑब्टेन कर दिया, क्यू ट्रांसपोज से ऑब्टेन कर क्या कहते हैं उसको ऑपरेट कर दिया,
ये भी आइडेंटिटी बन गई, ये भी आइडेंटिटी बन गई। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑर्थोगोनल टेंसेस। तो अगर ऑर्थोगोनल टेंसेस हैं तो ये आइडेंटिटी होगी। तो ये आ गया, तो ये बस ये आ गया। सिंपली ये ट्रांसपोज इधर उधर हुए हैं। इसको सब्सक्रिप्टेड नोटेशन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, यानी कि इंडिशियल नोटेशन में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कंपोनेंट्स को। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है। तो ये देखेंगे, ये फिर आप लोगों ने डिराइव भी करनी होगी। चले फिर वो जब लेक्चर होगा ना तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम जो है वो ए लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। अच्छा, ये आगे एग्जांपल आप देखते हैं कि टी दिया हुआ है, कोई टी आपको जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, ये जो लिखा हुआ है ना ई आई, इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई। ये कोई टी है, तो ये निकालना है। अब डैश लगा दिया, इसका मतलब ये है कि इसी की कंपोनेंट्स निकालें विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश। और आगे बता दिया होगा कि ई आई और ई आई डैश आपस में जो है वो कैसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच मतलब कि कैसे जो है वो हम ई आई डैश को ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ई आई। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दैट वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट E3 एक्सिस विद एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिखा हमने, से क्यों लिखा, तो सिंपली जो है वो ये चीज़ लिखी, तो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा। कोई इसमें कोई जो है वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मसला होगा। तो इसका मतलब ये क्या, ये T11 डैश है, ये T12 डैश है, ये 0 है, ये T21 है, ये T21 डैश, ये सारे 9 के 9 का डैशेज मैंने लिखे हैं जानबूझ के कि ये डैश कंपोनेंट्स हैं। टेंसर वही है, कंपोनेंट्स इसके जो है वो डैश आ गए। तो ये जो नीचे एक्सरसाइज हैं ये भी करनी है, वो बुक है आप लोगों के पास, उससे एक्सरसाइज दी हुई होती हैं, वहाँ से आप लोगों ने इसको हल करना है। हल करने का मतलब ये है कि इसके रेलेवेंट क्वेश्चन दिए होंगे ना, तो उसको जो है वो आपने करना है। तो देखिए, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन लॉज इतने मुश्किल नहीं हैं, लेकिन हेल्पफुल हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ लें। अच्छा चलें, ये दो चीज़ें और हैं इस लेक्चर में। इन्वेरिएंट्स, इन्वेरिएंट का क्या मतलब है? इन्वेरिएंट का मतलब ये है कि वो चेंज, जैसे वर्ड है इन्वेरिएंट्स का मतलब क्या है कि वो वेरी नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो वो ये कहता है कि वो क्या चीज़ होती है, वो मैथमेटिकली हम उनको इसका इधर आप जो हम पढ़ते रहे हैं ये डैश और अनडैश, उसमें उसका क्या मतलब है, उसको कैसे जो है वो इन चीज़ों की हेल्प से इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो वो ये कहता है, ये तो क्वेश्चन दे दिया ना, सपोज दैट टी इज अ टेंसर विद कंपोनेंट्स टी आई जे, शो दैट टी आई आई इज़ इनवेरिएंट। ये टी आई जे कंपोनेंट से टी की शो करना है कि ये चीज़ इनवेरिएंट है। अब इनवेरिएंट का क्या मतलब, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनती है इनवेरिएंट की, इधर जो है वो डैश और अनडैश में मतलब वही है ना, वेरी नहीं होना चाहिए उसको। तो वेरी ना होने का मतलब ये है कि डैश और अनडैश में उसकी वैल्यू एक रहती है। यानी कि जिस तरह हम कह रहे थे ना कि ए आई डैश इज इक्वल टू क्यू एम आई ए एम, तो A1 होगा, पहला कंपोनेंट है ए का प्राइम में, अनप्राइम में, और A1 डैश जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ए का प्राइम में। अब A1 डैश की शक्ल चेंज हो रही है ना, A1 डैश इज इक्वल टू आ रहा है Q11 A1 प्लस Q21 A2 प्लस Q31 A3, ठीक है। अब वो ये A1 डैश इज इक्वल टू A1 डैश तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है इनवेरिएंट होने का, कि डैश और अन डैश एक जैसे होने चाहिए, यानी टी आई आई इज इक्वल टू टी डैश आई आई, ये चेंज नहीं होने चाहिए। कि उधर अगर वो हम लिखते ना A1 डैश इक्वल टू A1, फिर हम कहते थे कि A1 जो है ना इनवेरिएंट है, यानी चेंज नहीं हुआ, यानी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस भी A1 वही था, और ई आई विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई,
और विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश भी A1 वही है, यानी A1 डैश इज इक्वल टू A1 क्या मतलब था कि ये चेंज ही नहीं हुआ, वेरी नहीं किया इसने, तो ये इनवेरिएंट का मतलब है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है डैशेस में कि डैश और प्राइम्ड और अनप्राइम्ड जो है वो दोनों सेम रहते हैं, चेंज ही नहीं होते, तो फिर हम कहेंगे ये चीज़ इनवेरिएंट है। ठीक है, कि जो चीज़ प्राइम में वही हो, अनप्राइम्ड में एग्जैक्टली जो है वही रहे, तो फिर हम कहते हैं ये प्राइम इज इक्वल टू अनप्राइम्ड है, इसका मतलब है ये चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये इनवेरिएंट है। तो यहाँ पे जो टी टेंसर है, कोई टेंसर है, उसके कंपोनेंट्स टी आई जे हैं, उसके लिए कहा गया है कि शो करें कि टी आई आई जो होंगे ना वो इनवेरिएंट होंगे। अब टी आई आई बेसिकली क्या होता है, इन ये ट्रेस है ना, आई पे समेशन है ना, तो क्या हो जाएगा T11 प्लस T22 प्लस T33, यानी जो डायनल के 3 कंपोनेंट्स हैं उन अगर सम करें तो वो चेंज नहीं होते, चाहे वो पहले करें या बाद में करें, प्राइम में करें या अनप्राइम में करें, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। या एग्जांपल से देख लेंगे, समझ आ जाएगा इजीली। टी आई जे कंपोनेंट्स हैं टी की विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई, टी डैश आई जे कंपोनेंट्स हैं टी के विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई डैश, ये हमने शो करना है ना कि डैश और अन डैश एक जैसे है ताकि ये इनवेरिएंट हो जाए कहलाएं। तो ये लिख सकते हैं टी आई डैश, ये अभी डिराइव किया है, वहाँ पे एम एन लिखा हुआ था, यहाँ पे पी क्यू आ गया। तो हमें क्योंकि सेम चाहिए ना, आई आई चाहिए और आई आई डैश चाहिए, तो इसको हमने आई आई कर दिया, क्या कर दिया, आई आई कर दिया, जे को आई कर दिया, इधर कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा। ये चीज़ डेल्टा पी क्यू क्यों डेल्टा पी क्यू होती है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फुलफिल करेगा कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू, तो ये चीज़ जो है वो इसकी इक्वल होगी। यहाँ पे ये चीज़ लिख दी और यहाँ पे वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो शुरू में मैं कहता था कि ये डेल्टा के रिज़ल्ट हैं, ये आ जाएगा टी पी पी, पी और क्यू पे समेशन है, तो यहाँ टी पी 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 लिख दें या क्यू पी लिख दें, इस पी पी को मैं आई आई भी लिख सकता हूँ, यानी कि टी डैश आई आई इज इक्वल टू टी आई आई आ गया, यानी कि ये चेंज नहीं हुआ, यानी कि इनवेरिएंट रहा, इनवेरिएंट हुआ। ये एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ, ये लिखा हुआ है ना, किधर गया है यार, प्रीवियस एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमें टी भी निकाला है और टी दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू उसके कंपोनेंट्स ई आई में और इसी के कंपोनेंट्स ई आई डैश में दिए हुए थे। प्रीवियस एग्जांपल में ये है ना विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, इसमें T11 ये है, T22 ये है, T33 ये है, ये चीज़ लिख ली हुई है। इधर मैं लिख देता तो फ़ायदे में रह जाता। टी आई क्या है, T11 प्लस T22 प्लस T33, तो 0 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3। अब इसी कंपोनेंट्स हमने निकाले थे ई आई डैश, वो क्या आते थे, वो ये है। इधर T11 डैश देखना 2 है और T22 डैश 0 है और T33 डैश जो है वो 1 है, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, ये T11 डैश प्लस T22 डैश प्लस T33 डैश 2 प्लस 0 प्लस 3, यानी कि TII 3 आया और T डैश II भी 3 आया, यानी कि T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस EI जब उसके कंपोनेंट्स थे तब उसका ट्रेस निकला तब भी 3, जब उसी के ट्रेस निकला दोबारा T का दूसरे सिस्टम में जाके तब भी 3, यानी चेंज ही नहीं हुआ 3 कंपोनेंट्स खुद चेंज हो गए। इधर T11 0 है, इधर T11 डैश 2 है, ठीक है, इधर T22 डैश 2 है, इधर T2 डैश 0 है, ठीक है, T33 1 है, T33 डैश 1 है, लेकिन सम उनका वही रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट, चेंज नहीं हुआ। आगे ये एग्जांपल बता रही है कि अगर हमको T दिया हो EI में, ठीक है, पिछले एग्जांपल में क्या कहा था, T दिया था EI में और उसी T के कंपोनेंट्स निकालने थे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस EI डैश, तो वो पूरा हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए थे। अगर अब ये कहें कि उसमें से चुन के दे दे, उठा के दे दे कोई कि भाई आप निकालें T12 डैश निकालें, देखें ना वहाँ पे पूरी 9 के 9 निकाले थे ना, यहाँ एक 2 कह दे और कहे कि डायरेक्टली निकालें, वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिसेस को,
क्यू ट्रांसपोज टी और क्यू को 3 मैट से मल्टीप्लाई करके टी डैश आपका आएगा। वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली निकालें। तो फिर ये तरीका निकालना है, लगाना है इस एग्जांपल वाला। वही एग्जांपल लिखी हुई है, हमने T12 डैश निकालना है, तो ये लिखी है हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना री राइट की है यहाँ पे, ये 2 ही है ना। तो 12 डैश निकालना है तो आई जे को 12 कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। तो E1 डैश सिंपली किसके इक्वल है, E2 के डॉट टी। E2 डैश किसके इक्वल है, माइनस E1 के, और टी को स्केलर होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, E2 डॉट टी E1। ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, T21 के। तो T21 की वैल्यू आपको दी होगी क्योंकि टी आपको गिवन होगा बेसिस EI, तो वो +1 है, तो +1 इंटू -1 -1, तो T12 डैश क्या आ गया, -1। यहाँ पे देखें मैट्रिसेस हमने यूज़ नहीं किया ना, डायरेक्टली T12 डैश की T12 डैश वैल्यू निकाली जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। एकदम पीछे चले जाते हैं, देखिए ना किधर का T12 डैश, ये T12 डैश -1 आया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे सारे 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है तो ये सारे आए हैं ना। तो वहाँ देखें ना मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंपल वो इक्वेशन नंबर 2 यूज़ की है, ये वाली इससे स्टार्ट लिया है, इसे स्टार्ट लिया है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा वर्क किया है ये चीज़ें यूज़ करके, तो हमारे पास T12 डैश आ गई। आपने ये सारी चीज़ कंपोनेंट्स इसी तरह निकालने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।